नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर और अपनी खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको देश की सियासी खबरों से मुखातिब करवाएंगे। हमारे खास शो में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांके बिहारी की नगरी की। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी मथुरा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले वृंदावन में जोर शोर से इस वक्त तैयारियां चल रही है, जिसका जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा भी पहुंचे। खबर होगी राजस्थान से जुड़ी हुई। राजस्थान चुनाव के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर पति पत्नी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं पर जीजा साली चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली की भी खबर होगी। आबो हवा में घुला जहर का असर अब कम होने लगा है। काला धुआं मौसम बदलने के साथ छटने लगा है। बात पंजाब की भी होगी, क्योंकि पंजाब के मोगा में पटाखों को लेकर दो पक्षों में जमकर ईंट और पत्थर चल गए, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल फिलहाल पैदा हो चुका है। ये तमाम खबरें आपको बताएंगे आज की खास पेशकश में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेते हुए वो नजर आए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 23 नवंबर को मथुरा आ रहे हैं और इसीलिए आज आपको जानकारी दे दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी पहुंचे वहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे में बांके बिहारी मंदिर जाने का उनका कार्यक्रम है। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पहुंचते ही एक रिकॉर्ड बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि भगवान बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। बांके बिहारी की नगरी सज गई है। चारों दिशाओं में राधे राधे की गूंज, वृंदावन का भक्तिमय माहौल, बांके बिहारी के दर्शन, सीएम योगी का मथुरा में आगमन। छतों से फूलों की वर्षा, लबों पर राधे राधे, दर्शन करने पहुंचे योगी बांके बिहारी के दुलारे। वृंदावन की पावन धरती पर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो पूरा मथुरा एक ही नारे से गूंज उठा, देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया। सीएम योगी बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने 15 मिनट तक भगवान बांके बिहारी का दर्शन पूजन किया। सीएम जब प्राचीन मदन मोहन मंदिर दर्शन के लिए निकले तो इस दौरान एक बच्ची गायत्री राधे राधे और जय श्री राम के नारे लगा रही थी। सीएम योगी ने रुककर उस बच्ची को दुलारा और उसका नाम पूछा। इसके बाद सीएम योगी ने प्राचीन मदन मोहन मंदिर के दर्शन किए और मंदिर के पुजारी से मंदिर के बारे में जानकारी ली। दरअसल मथुरा में 14 से 27 नवंबर तक ब्रज रज उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को मथुरा आ रहे हैं। पीएम मोदी पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि और द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी बांके बिहारी मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मथुरा में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसका जायजा लेने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे। 23 नवंबर को मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर मथुरा की सांसद और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी मीराबाई के जन्मोत्सव पर परफॉर्म करेंगी। कहते हैं कि मीराबाई से बढ़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्त कोई और नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे में बांके बिहारी मंदिर जाने का कार्यक्रम है। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पहुंचते ही एक रिकॉर्ड बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो भगवान बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने नहीं गया। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू वृंदावन आए थे, लेकिन वो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद चले गए थे। अब बांके बिहारी मंदिर में राष्ट्रपति तो वक्त पर आते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2 बार वृंदावन भी आ चुके हैं, लेकिन 2 बार वृंदावन प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं। बांके बिहारी के दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बनेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 2 बार आ चुके हैं वृंदावन। आपको जानकारी हम उनके पहले वाले दौरों को दे देते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी 22 अक्टूबर 2010 को वृंदावन आए थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार भानु प्रताप शुक्ल की स्मृति में बने शहीद संग्रहालय का उस बाबत उद्घाटन भी किया था। और दूसरी बार कब आए थे, अब आप ये जान लीजिए। 12 फरवरी 2019 को वृंदावन आए थे प्रधानमंत्री मोदी। अक्षय पात्र में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो लगातार आपको प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की जानकारी हम दे रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। इस बार परिवारों के लोगों ने ही एक दूसरे के सामने उतरकर मुकाबला और ज्यादा रोचक बना दिया है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर पति पत्नी, भाभी देवर, चाचा भतीजे, चाचा भतीजी, जीजा साली आमने सामने चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मतलब कि राजस्थान में ज्यादातर सीटों पर सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला। लेकिन इन सीटों पर रिश्तेदार की एक का दूसरे पर काफी ज्यादा भूमिका है। कह सकते हैं कि चुनौती काफी ज्यादा एक दूसरे पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कौन सी वो सीटें हैं, अब आप जान लीजिए। झुंझुनू जिले की खेतड़ी सीट हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर बीजेपी ने धर्मपाल गुर्जर को टिकट देकर प्रत्याशी बनाया, तो भतीजी मनीषा बागी हो गई। अब मनीषा कांग्रेस में शामिल होकर टिकट लेकर आ गई। अब चाचा भतीजी एक दूसरे के सामने चुनावी रण में फिलहाल ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हो गई एक सीट। दूसरी सीट की भी बात करते हैं। दांता रामगढ़ दूसरी ऐसी सीट है जहां पर चुनावी जंग में पति पत्नी आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह के बेटे और मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके सामने कौन है? उनके सामने जेजेपी से उनकी पत्नी रीता सिंह है। इसके अलावा दांता रामगढ़ सीट से ही वीरेंद्र सिंह के पिता नारायण सिंह 7 बार विधायक भी रह चुके हैं। ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ते अगली सीट से आपको बताएंगे। धौलपुर सीट पर जीजा साली का मुकाबला काफी ज्यादा रोचक बन चुका है। यहाँ पर बीजेपी से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और कांग्रेस से शोभा रानी कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही सगे जीजा साली है। बीएल कुशवाहा ने 2013 में बसपा से चुनाव जीता था। और नागौर सीट की अगर हम बात करें तो नागौर में 39 साल बाद एक ही परिवार के 2 सदस्य आमने सामने हैं। चाचा और भतीजे में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा बीजेपी की टिकट पर नागौर से चुनाव लड़ रही है और ज्योति मिर्धा के सामने कांग्रेस ने उनके चाचा हरेंद्र मिर्धा को चुनावी रण में उतारकर मुकाबला और ज्यादा रोचक बना दिया। ऐसा ही नहीं बल्कि आपको बता दें, मिर्धा परिवार में पहली बार कोई सदस्य आमने सामने है। हरेंद्र मिर्धा के पिता रामनिवास और ज्योति मिर्धा के दादा नाथुराम मिर्धा भी आमने सामने चुनाव लड़ चुके, यानी कि पहले भी ऐसा हो चुका है, एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हो रहा है। बात अब कर लेते हैं इसके बाद भादरा सीट की। देखिए, भादरा सीट पर रिश्तों की चुनावी जंग इस वक्त चल रही है। इस सीट से संजीव बेनीवाल बीजेपी से मैदान में उतरे हुए हैं, तो उनके सामने भतीजे अजीत बेनीवाल कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। संजीव बेनीवाल 2 बार विधायक रह चुके हैं, ये भी आप जान लीजिए। अब बात सोजत सीट की करते हैं, क्योंकि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं अलग अलग सीटों पर कैसे कौन कौन किसके सामने है। सोजत सीट पर रिश्तेदार चुनावी जंग में आमने सामने। कांग्रेस ने पूर्व चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य को प्रत्याशी बनाया, तो बीजेपी ने शोभा चौहान को मैदान में उतार दिया। अब दोनों रिश्तेदार हैं ये दोनों और आमने सामने चुनावी रण में है। राजस्थान की बस्सी विधानसभा सीट पर भी इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है। इस सीट से कांग्रेस ने लक्ष्मण मीणा को टिकट दिया, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने रिटायर्ड आईएएस चंद्रमोहन मीणा को मैदान में उतार दिया। ये पहला मौका है जब दोनों प्रमुख दलों ने पूर्व आईएएस आईपीएस आमने सामने कर दिए। साथ ही दोनों प्रत्याशियों के बीच रिश्तेदारी भी बताई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान का जो चुनावी रण है इस वक्त कितना ज्यादा रोचक बना हुआ है। अब देखना होगा कि 25 नवंबर को जनता किसे वोट देती है। आगे बढ़ते और बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली की जहरीली हवा में अब थोड़ा बहुत सा सुधार देखने को मिल रहा है। प्रदूषण की काली चादर अब धीरे धीरे छटने लगी है। दिल्ली वालों ने अब राहत की सांस लेना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे दिल्ली की हवा बेहतर हो रही है, पाबंदियां भी हटाई जा रही है। दिल्ली के ताजा हालात को लेकर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, आप वो रिपोर्ट देखिए। राजधानी की आबो हवा में खुला प्रदूषण का काला धुआं अब मौसम बदलने के साथ छटने लगा है। मामूली ही सही, लेकिन दिल्ली वालों को सांस लेने लायक हवा तो मिली और दिल्ली की हवा में आए सुधार के बाद अब पाबंदियों की फेहरिस्त में चंद रोक हटाई गई है। जैसे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से बंद किए गए स्कूल और कॉलेज अब खुल सकेंगे। एलएनजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों के साथ जरूरी सामान से जुड़े ट्रक को भी अब छूट मिली है। इलेक्ट्रिक, सीएनजी और BS6 डीजल गाड़ियों के साथ बाकी कारों की भी एंट्री एनसीआर से दिल्ली में हो सकेगी। डीजल के रजिस्टर्ड मीडियम हैवी गुड्स व्हीकल चल सकेंगे। इसके अलावा हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज,
पाइपलाइन, पावर से जुड़े सरकारी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली की हवा में अभी भी जहर बाकी है, जिसको देखते हुए ग्रैब 3 तक की पाबंदियों को अभी भी हटाया नहीं गया है। दिल्ली में लागू पाबंदियों की बात करें तो शहर में अभी भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन बंद रहेगा। दिल्ली और इससे जुड़े शहरों जैसे गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर रोक रहेगी। कोई ऐसा काम नहीं हो सकेगा जिससे धूल उड़ती हो, यानी खुदाई, बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़, कंस्ट्रक्शन, लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी। खोदकर सीवर लाइन, पाइप और ड्रेनेज का काम भी नहीं होगा। टाइल काटने का काम, ग्राइंडिंग, पाइलिंग, वाटरप्रूफिंग, पेंटिंग, पॉलिशिंग जैसे काम भी अभी नहीं किए जा सकेंगे। बिजली, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग जैसे काम ही कंस्ट्रक्शन साइटों पर हो सकेंगे। NCR में स्टोन क्रशर जोन और माइनिंग से जुड़े काम भी बंद रहेंगे। अब दिल्ली ने राहत की सांस ली तो सरकार के नुमाइंदे ये कहने के लिए आ गए कि हालात में सुधार है, लेकिन रहना खबरदार है। सुधार को देखते हुए ही दिल्ली में जो ग्रैब 4 के नियम लागू थे उनको जो है हटा लिया गया है। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी हम सब लोगों को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और इसलिए ग्रैब 4 के नियम जो है वो हटाए गए हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर अभी भी ग्रैब 1, ग्रैब 2 और ग्रैब 3 के जो नियम थे वो दिल्ली के अंदर लागू हैं। कई लोगों को इस बात का कन्फ्यूजन है कि किस पे पाबंदी लगी है, किसको हटा लिया गया है। तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इसको सही तरह के समझें और इसको फॉलो करें। कहते हैं दिल्ली में हालात अब सुधर रहे हैं, मगर सुधरते हालात के बीच भी सावधान रहना होगा, क्योंकि दिल्ली में धुंध कम हुई है, खत्म नहीं। प्रदूषण का जहर सिर्फ छटा है, पूरी तरीके से हटा नहीं है। फिलहाल राजधानी में पाबंदियों में कमी जरूर आई है, मगर सच तो यही है कि दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली है और सांसों में खुलता धुआं अभी भी खतरनाक है। दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 के तहत जो ट्रकों की जो एंट्री थी या दिल्ली के अंदर जो संचालन था, चाहे डीजल के बसों में जो गाड़ियों में जो प्रतिबंध था, ट्रकों में प्रतिबंध था, जो है वो जो ट्रकों का प्रतिबंध है वो हटा लिया गया है। लेकिन BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल, इनकी गाड़ियों पर जो है अभी भी प्रतिबंध जारी है। ये तो मौसम मेहरबान हो गया, जो दिल्ली की हवा में मामूली ही सही सुधार आया है। हवाओं का रुख बदला, तब जाकर दिल्ली की हवा सांस लेने लायक बनी। मगर राजधानी में आज भी AQI का आंकड़ा डराने वाला है। प्रदूषण के इस ग्राफ की सुई 300 से 350 के बीच मंडरा रही है। जानते हैं इसका मतलब है कि हवा अभी भी फेफड़े जला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब देखिए, पंजाब के मोगा जिले में पटाखे जलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इस कदर बढ़ता चला गया कि मामला पत्थरबाजी तक आ गया। पूरा मामला मोगा जिले के कस्बे निहाल सिंह वाला का है, जहां पर दो पक्षों के बीच पटाखे जलाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर ईंट और पत्थर बरसाने लग गए। देखते देखते मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया। इस विवाद से जुड़ा वीडियो भी सामने आया, जहाँ पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर दो पक्षों में झड़प हो गई, ईंट और पत्थर जमकर चले हैं। विवाद हुआ मामूली सा, लेकिन विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर वार करने लग गए आके लोग। मैं जी कल तो ही लग्या मैं राजीनामे के पक्ष च भी दोनों तरह का, कितने उधर जाना कितने इन्हों कहना भी तुम टिक जो भी ये पिंड च दुश्मनी वाला काम हो जू भी दोनों पक्ष जे राजी होणगे मैं तो राजीनामा कराउण च भी दुश्मनी ना बढ़े अगे, क्योंकि ये भी सके ने वो भी सके ने, मैनू दोनों ही निजी है, मेरे क्लोज आ। मैं कहना मेरे वार्ड च कोई लड़ाई झगड़े वाला मसला ना बने, कोई भी यहो जिहा ना होवे भी इधर साडे वार्ड च लड़ाई झगड़ा हो रहा। तड़के का भी सन चो के मैं ही हटाया सीगा, दोनों तरह नूं भी ना लड़ो तुसीं। हुण भी मैं यही गल लैके गए उधरले पक्ष ते भी तुसीं चुप हो जाओ, आपां राजीनामा करा दिंदे आ। गुरु घर दे विच बह के सौहां पा के तुहाडा राजीनामा लिखती रूप च करा दूंगा। इत्थे जी दिवाली वाले दिन ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਟਿੱਬਾ ਬਾਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਇੱਥੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਵਾਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇੜ ਲਿਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਦ ਕੇ घेरा पा के उधर मगर भी कोठे दे आ गए, इधर भी आके
ਤੇ ਦਲਿਆਂ ਦਾ ਛਾਂ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ। खबर नागौर से सड़क हादसा हुआ, 6 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। इलाज के दौरान एक और पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। 5 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक ने पुलिसकर्मियों की गाड़ी को सीधी टक्कर मार दी थी। नागौर जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिसकर्मियों की जान चली जाने का आंकड़ा यानी कि मौत का आंकड़ा 6 हो चुका है। एक पुलिसकर्मी ने नागौर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल का इलाज जोधपुर में चल रहा है। दरअसल नागौर से चूरू हाईवे पर सुजानगढ़ सदर थाना क्षेत्र के बागसरा फाटा गांव में सुबह करीब 5 बजे सड़क हादसा हो गया। इस भयंकर हादसे में 5 पुलिसकर्मियों की मौके पर जान चली गई, जबकि 2 जवानों का इलाज चल रहा था, जिसमें से एक जवान और की मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों की गाड़ी को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी और खिवसर थाने में तैनात 7 पुलिसकर्मी चुनावी ड्यूटी के लिए चूरू के तारानगर जा रहे थे जिस वक्त हादसा हुआ। हादसा कितना भयंकर था आपको उन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि गाड़ी के परखच्चे आप देख सकते हैं कि बुरी तरह से उड़ गए हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर 5 पुलिसकर्मियों की मौत मौके पर, एक की हालत गंभीर बताई जा रही और एक और पुलिसकर्मी का इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। देखिए, ये नागौर पुलिस के लिए बहुत ही दुखद खबर है। ये इस दुख की घड़ी के अंदर हम जो भी मृतक हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, उनके हम सब साथ में हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी को अंजाम देने के लिए झुंझुनू जा रहे थे। सुबह चूरू जिले के अंदर कानूता पुलिस चौकी है, उसके आसपास में एक ट्रक के साथ में दुर्घटना हुई। उसके अंदर 5 मौके पे हमारे पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई और एक दौरान इलाज जो नागौर लेके आए, नागौर के अंदर मृत्यु हो गई और एक जेर इलाज जोधपुर के अंदर है। आज एक अत्यंत ही दुखद घटना में नागौर पुलिस परिवार के 6 साथियों को हमने खोया है। इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे इन सभी साथियों के परिवारों को ईश्वर शक्ति प्रदान करे। इन सभी साथियों को मेरी तरफ से, अजमेर रेंज की तरफ से, नागौर पुलिस की तरफ से शत शत नमन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस नेता की हत्या को लेकर करीब 18 घंटे चला धरना प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। पुलिस अधीक्षक के जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद दिग्विजय सिंह और उनके सैकड़ों कार्यकर्ता धरने से उठे। मृतक कांग्रेस कार्यकर्ता नेता का शव को लेकर थाने के सामने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह धरने पर बैठे थे। मतदान के एक दिन पहले 16 नवंबर को छतरपुर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह और विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया ने मृतक सलमान खान के परिजनों के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के सामने ही टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मतदान के पहले कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा के ड्राइवर सलमान खान की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। इतना ही नहीं, उसे वाहन से कुचला भी गया था। कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया समेत उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप भी आप लगाया। भाजपा के नेताओं के मन में भय पैदा हो गया है कि सरकार उनकी शायद नहीं बन सकती है, लेकिन इतना हम बता दें कि जो इसमें दोषी लोग हैं, हमारी सरकार बनती है तो इन पर कार्रवाई होगी ही और हर तरह से निर्दोष लोगों को जो सताया गया है उनका संरक्षण किया जाएगा। नाती राजा के जो ड्राइवर हैं सलमान खान, वो किसी गाड़ी से दब करके उनकी दुखद मृत्यु हुई। मैं उनकी मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लेकर के 20 कार्यकर्ता और 15 अन्य लोगों पर 302 की एफआईआर दर्ज कर दी प्रशासन ने, और दूसरा दिग्विजय सिंह जाकर के न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं खजुराहो के अंदर, राजनगर के अंदर, बिना किसी अनुमति के, और बिना अनुमति के वहां रात को रुक रहे हैं। ये प्रशासनिक अधिकारियों को जिनने बिना अनुमति के ये सब करने दिया, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। बड़ी खबर मिल रही है इसी बीच लाल सागर में हाईजैक की इजरायली शिप। खबर यह है कि हूती